आज हमें जिस विषय पर बात करनी है वह विषय है रेखा चित्र का परिचय और विशेषताएं। सबसे पहली बात यहाँ से शुरू होती है कि रेखा चित्र किसे कहा जाता है। साहित्य में हम जिसे रेखा चित्र कहते हैं वह ऐसी रचना है जिसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता हो। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं होती, इसीलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। कहीं कहीं जो इसका अंग्रेजी नाम है स्केच, उसे भी हिंदी में जस का तस व्यवहार में ले लिया जाता है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि यह संस्मरण से भिन्न विधा है, क्योंकि संस्मरण में जहाँ स्मृतियाँ प्रधान होती हैं वहीं रेखा चित्र में व्यक्ति का चित्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। अक्सर दोनों में इतना अधिक घालमेल हो जाता है कि लोग रेखा चित्रों को संस्मरण ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रेखा चित्र और संस्मरण में कोई अंतर न हो। सवाल आता है कि रेखा चित्र की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है, रेखा चित्र किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य का सम्यक या समग्र वर्णन नहीं होता, बल्कि वह किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य का सूक्ष्म रूप से अंकन किया गया होता है। दूसरी विशेषता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रमुख विशेषताओं को उभारना। यह रेखा चित्र का उद्देश्य होता है। इसे पढ़कर हम संबंधित व्यक्ति या संबंधित वस्तु के संबंध में एक अपनी ठीक सी राय बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमने महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर लिखा हुआ पढ़ा है, तो उसे पढ़ने के बाद में हमारे मन में उस संबंधित व्यक्ति के प्रति एक इमेज, एक छवि का निर्माण हो जाता है। तीसरी जो बात रेखा चित्रों के संबंध में कही जा सकती है वह यह है कि रेखा चित्र में कभी कभी कहानी और निबंध के तत्वों का भी समावेश होता है। लेकिन जो बात कहानी और निबंध से रेखा चित्र को अलग करती है वह है तरलता। कहानी में आवश्यक नहीं कि हमेशा तरलता हो और निबंध में भी ऐसा जरूरी नहीं। यह अलग बात है कि ललित निबंध भी होते हैं और सरल कहानियाँ भी होती है, लेकिन किसी कहानी में रेखा चित्र की प्रविधि का इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन रेखा चित्र हमेशा कहानी हो ये कतई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। चौथी बात है सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत। यदि किसी रेखा चित्र में लेखक ने बारीक नज़र का, सूक्ष्म दृष्टि का परिचय नहीं दिया है, संबंधित व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हुए, उसका चित्र खींचते हुए लेखक की बारीक नज़र हमें नहीं दिखाई देती, तो वह रेखा चित्र असफल माना जाएगा। जो अंतिम विशेषता रेखा चित्र के संबंध में हम खोज सकते हैं वह है रोचकता और चित्रात्मकता। रोचकता केवल रेखा चित्र की ही नहीं, समूचे साहित्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई लेखन रोचक ही नहीं है, कोई कहानी रोचक नहीं है, कोई कविता रोचक नहीं है, तो पाठक उसे पढ़ेगा ही क्यों। रोचकता कविता के संबंध में आप न भी लागू करें, गद्य के संबंध में एक अनिवार्य गुण होती है। रेखा चित्र में भी रोचकता की आवश्यकता होती है। और चित्रात्मकता, यदि उसे रेखा चित्र को पढ़ते हुए हमारे मन में हमारे ऊपर एक छवि का निर्माण न होता जाए, चित्रों का निर्माण न होता जाए, तो रेखा चित्र ही नहीं है। सवाल आता है कि रेखा चित्र कहाँ से, हिंदी में रेखा चित्र की शुरुआत कहाँ से हुई। बनारसी दास चतुर्वेदी, जो कि हिंदी के पुराने लेखकों में याद किए जाते हैं, उन्होंने अनेक पुस्तकें कथेतर विधाओं पर भी लिखी है। उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, उन्होंने पत्र लिखे हैं, उन्होंने डायरी लिखी है, उन्होंने अनेक विधाओं में लिखा है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र के बारे में भी सैद्धांतिक विवेचन किया है। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे का लेंस बढ़िया होना चाहिए और फिल्म भी काफ़ी कोमल या सेंसिटिव होनी चाहिए, उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए रेखा चित्रकार में विश्लेषणात्मक बुद्धि तथा भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। वे आगे कहते हैं, पर दुख कातरता, संवेदनशीलता, विवेक और संतुलन,
इन सब गुणों की आवश्यकता रेखा चित्र में होती है। निस्संदेह बनारसीदास चतुर्वेदी के अपने लेखन में भी हम इन विशेषताओं को खोज सकते हैं, देख सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी इनके रेखा चित्रों में साफ साफ देखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बनारसीदास चतुर्वेदी एक पत्रकार, एक लेखक के रूप में गांधी जी के सिपाही की तरह काम कर रहे थे। उनके रेखा चित्रों की पुस्तकें हमारे साथी और प्रकृति के प्रांगण नामक पुस्तकों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं। लेकिन रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा को जाता है। उनकी किताब पद्म पराग अपने समय की सबसे अधिक चर्चित किताबों में से एक मानी जाती है, जो कि मूलतः संस्मरणात्मक निबंधों और रेखा चित्रों का संकलन है। इन रेखा चित्रों में पद्म सिंह शर्मा ने अपने समकालीन महत्वपूर्ण लोगों को विषय बनाया है। उन्हीं के समय में पद्म सिंह शर्मा जी से प्रभावित होकर लिखने वाले दूसरे लोग थे श्री राम शर्मा और हरिशंकर शर्मा। इनके साथ साथ बनारसीदास चतुर्वेदी, जिनका उल्लेख हो ही चुका है, उन्होंने इस दौर में रेखा चित्र लिखने प्रारंभ कर दिए थे। यह छायावाद के आसपास का समय था। श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का पहला संग्रह बोलती प्रतिमा सन 1937 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक की खास विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का सजीव चित्रण हुआ है। हिंदी में विचारधारा की बहसों के लिए और साहित्य इतिहास के लिए और आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रकाश चंद्र गुप्त को याद किया जाता है। साहित्य अकादमी के लिए उन्होंने प्रेमचंद पर एक विनिबंध का लेखन भी किया था। जनवादी साहित्य की बहस को हिंदी में सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त ने ही शुरू किया था। प्रकाश चंद्र गुप्त को रेखा चित्र लेखक के रूप में भी याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विधा को स्थापित करने के लिए ही उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रेखा चित्र रखा था और उस रेखा चित्र नाम का उनका संकलन प्रकाशित हुआ था। इनके रेखा चित्रों की खास विशेषता यह है कि इन्होंने अपने विषयों को मनुष्य की परिधि से बाहर ले जाते हुए पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों तक को अपने रेखा चित्रों में स्थान दिया है। श्रीपत राय, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे और जिन्होंने कहानी जैसी पत्रिका का संपादन किया था, उन्होंने अपने संपादन में हंस का रेखा चित्र विशेषांक मार्च 1939 में प्रकाशित करवाया था। हंस के इस विशेषांक के साथ हिंदी में कथेतर विधाओं की तरफ पाठकों का ध्यान जाना शुरू हुआ था और रेखा चित्र संस्मरण जैसी विधाओं में अनेक रचनाएं लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। इन्हीं के आसपास 1946 में बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने मधुकर नामक एक पत्रिका के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किया था। अब हम कुछ ऐसी पुस्तकों की चर्चा करते हैं, ऐसे किताबों की चर्चा करते हैं जो इस विधा में मील का पत्थर मानी जाती है, जिन्हें लोग याद करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि प्रेमचंद युग के महत्वपूर्ण कथाकार, निबंधकार और संस्मरणकार हैं, उनकी दो पुस्तकें बहुत चर्चित हुई हैं, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब। माटी की मूर्तें पुस्तक का प्रकाशन 1946 में हुआ था, गेहूं और गुलाब का प्रकाशन 1950 में। बेनीपुरी जी समाजवादी विचारों से प्रभावित ऐसे लेखक थे जो अपने समय के बड़े से बड़े राजनेता की आलोचना करने में, आलोचना लिखने में जिन्हें कोई डर या संकोच का अनुभव नहीं होता था। उनके रेखाचित्र संबंधितों के व्यक्तित्वों की अनेक परतों को खोलने वाले और उनके संबंध में सटीक चित्र प्रस्तुत करने वाले माने जाते हैं। बेनीपुरी जी के बाद जो नई कहानी और उसके बाद के परिदृश्य में जो एक बड़े लेखक थे जिन्होंने अनेक विधाओं में लिखा, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, कविता, नाटक, पत्र, डायरी, कोई ऐसी विधा नहीं जिसमें उपेंद्रनाथ अश्क ने न लिखा हो। अश्क जी की किताब, दो किताबें रेखा चित्र विधा की याद की जाती हैं, जिनमें पहली किताब थी रेखाएं और चित्र और दूसरी किताब थी ज़्यादा अपनी कम पराई। अश्क जी की विशेषता, अश्क जी को छेड़छाड़ करने वाला लेखक
अश्क जी को खिलंदड़ेपन के लिए और अपने खास अंदाज के लिए हिंदी जगत में याद किया जाता है। अश्क जी की एक और विशेषता थी कि वे उर्दू साहित्य से भी उतने ही वाबस्ता थे जितने कि हिंदी साहित्य से। तो उनके यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों भारतीय परंपराओं का समन्वय और दोनों भारतीय लेखन परंपराओं की खास बातों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। मंटो मेरा दुश्मन जो कि उनका मशहूर संस्मरण है, वहाँ उस संस्मरण में भी मंटो के जो स्केच, जो रेखाचित्र अश्क जी ने खींचे हैं, वे भुलाए नहीं जा सकते। अश्क जी के बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अनेक पुस्तकें इस विधा में याद की जाती हैं। भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार और माटी हो गई सोना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये तमाम पुस्तकें, इन पुस्तकों की विशेषता यह है कि इनमें निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र तीनों की आवाजाही मिलती है। कथेतर विधाओं की खास बात ही यही है कि यहाँ विधाओं के बंधन टूटते हुए दिखाई देते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की, जिनकी पुस्तकों में कथेतर की आवाजाही के अनेक सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात पहले ठीक से समझ लेना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। क्या कोई कहानी शुद्ध कहानी नहीं होती? क्या कोई संस्मरण शुद्ध संस्मरण नहीं होता? क्या कोई रेखाचित्र शुद्ध रेखाचित्र नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर होगा कि ऐसी शुद्धता की खोज करना न संस्कृति के लिए अच्छा है, न साहित्य के लिए। क्योंकि यह दुनिया, यह संसार, हमारा जीवन न जाने किन किन अवयवों से मिलकर बनता है। तो ठीक उसी तरह से साहित्य में भी अनेक विधाओं की, एक विधा के अंदर अनेक विधाओं की आवाजाही हमेशा देखने को मिलती है। तभी तो ऐसा होता है कि कोई कहानी पढ़कर हम उसकी भाषा के संबंध में कहते हैं कैसी कविता जैसी भाषा है। हम कभी कभी किसी व्यंग को पढ़कर प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि वाह, ऐसा चुटीला अंदाज तो व्यंग तो कविता में भी नहीं आता। तो यह क्या है? निबंध में कविता, कविता में निबंध, कहानी में निबंध, कहानी में कविता। तो ये विधाओं में जो अंतरक्रिया या आवाजाही है, इनको देखना, इनको महसूस करना असल में इन विधाओं के सबल होने का प्रमाण है, न कि इन विधाओं के कमजोर होने का प्रमाण है। अगर किसी संस्मरण में रेखाचित्र के गुण मिलते हैं या किसी रेखाचित्र में संस्मरण की आवाजाही दिखाई देती है, तो इससे उस संस्मरण या रेखाचित्र को कमजोर नहीं मानना चाहिए, इसे उसकी कमजोरी बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि लेखक ने अपनी बात को कहने के लिए विधा के साथ जो छेड़छाड़ की है, उससे उसकी रचना क्या और अधिक रोचक हुई है, क्या और अधिक अपनी बात को गंभीरता से कह सकी है, या उसकी बात पाठक को हृदयंगम करने में आसानी हुई है। तो अब हम महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की बात करेंगे, जो कि आज़ादी के आसपास से पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन बात तक महादेवी जी लिखती रहती हैं। महादेवी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं इस विधा में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और स्मारिका। इसमें उनके रेखाचित्र हैं, संस्मरण भी हैं। धर्मयुग में उन्होंने 1970 के दशक में अनेक अंकों में रेखाचित्र लिखे थे, जिनमें से ऐसे रेखाचित्र थे जो याद रहने वाले हैं। नीलू कुत्ता, दुर्मुख खरगोश, सोना हिरनी पाठ्यपुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में बार बार पढ़ने में आते हैं और जिनको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ और लेखकों का हम उल्लेख करना इस प्रसंग में आवश्यक समझते हैं, जिनमें एक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर हम सब जानते हैं कि मशहूर नाटककार हैं, जिन्होंने शारदिया और कोणार्क जैसे नाटक लिखे थे, जिन्होंने पहला राजा जैसा नाटक लिखा था और जिन्होंने नाट्य इतिहास के संबंध में भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। उन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जिसका शीर्षक है 10 तस्वीरें, और ये 10 तस्वीरें रेखा चित्रों की किताब है। इस पुस्तक की भूमिका में माथुर जी ने बल दिया था कि इन्हें संस्मरण नहीं बल्कि चरित लेख
कहा जाना चाहिए और इस आग्रह को स्वीकार भी किया गया। 10 तस्वीरें में जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपने समकालीन और अपने आदरणीय 10 लोगों के स्केच या यूं कहें कि रेखा चित्र खींच दिए हैं, जिनमें उन संबंधित 10 लोगों के व्यक्तित्व और उनके अवदान का भी हल्का हल्का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने कथेतर विधाओं में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया है, जीवनी जैसी विधा में उन्होंने अगर आवारा मसीहा जैसी किताब लिखी है, तो रिपोर्टाज, आत्मकथा और संस्मरणों में भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। रेखा चित्र विधा में भी उनकी एक पुस्तक याद की जाती है जिसका शीर्षक है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। डॉक्टर नगेंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के बड़े विद्वानों के रूप में, बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, नगेंद्र की किताब चेतना के बिंब इस विधा में याद की जाती है। इस विधा के जो और 2 महत्वपूर्ण लेखक हमें याद आते हैं पुराने लेखकों में, उनमें एक है देवेंद्र सत्यार्थी, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे और जिन्होंने अपने समय की अनेक महत्वपूर्ण शख्सियतों के संबंध में लिखा। उन्होंने अनेक विधाओं में लेखन किया। इसी तरह से विनय मोहन शर्मा को याद किया जाता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये तमाम लेखक, ये तमाम रचनाकार पिछली शताब्दी के हैं। क्या इस शताब्दी में रेखा चित्र विधा में नई किताबें नहीं आई हैं? तो हम इस शताब्दी में 2 लेखकों की किताबों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, जिन्होंने इस विधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहली किताब स्वयं प्रकाश, जो कि जाने माने कहानीकार और उपन्यासकार हैं। स्वयं प्रकाश ने 2000 में एक किताब उनकी प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था हमसफरनामा। इस किताब में उन्होंने अपने समकालीन अनेक महत्वपूर्ण लेखकों के रेखा चित्र लिखे थे। नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, राजस्थान के अनेक लोग जिनमें नंद चतुर्वेदी, कमर मेवाड़ी, रघुनंदन त्रिवेदी, मन्नू भंडारी, अनेक लोगों पर उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक के आगमन के बाद यह हुआ कि लोगों का ध्यान इस तरफ भी गया कि हाँ, हम अपने समकालीनों पर तब भी लिख सकते हैं जब वे हमारे सामने हों। इससे पहले हंस पत्रिका में एक बहस हो चुकी थी कि संस्मरण क्या जीवित लोगों पर नहीं लिखे जा सकते। ध्यान देना चाहिए कि स्वयं प्रकाश ने इस पुस्तक में संस्मरण नहीं लिखे हैं, यह रेखा चित्रों की पुस्तक है। और जिन 2 रेखा चित्रों के लिए इस पुस्तक को विशेष रूप से याद किया जाता है, वे 2 रेखा चित्र अपने 2 महत्वपूर्ण समकालीन लोगों, जो कि एक कवि और एक नाटककार, कथाकार हैं, उन पर है। उन्होंने हिंदी के जाने माने कवि राजेश जोशी पर रेखा चित्र लिखा है जिसका शीर्षक है उबली पड़ती हो जिंदगी जैसे। और अपने मित्र और कहानीकार असगर वजाहत पर भी उन्होंने एक रेखा चित्र ये जुनूने इश्क के अंदाज शीर्षक से लिखा है। तो स्वयं प्रकाश की इस पुस्तक का एक अंश मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। राजेश जोशी पर लिखते हुए स्वयं प्रकाश ने लिखा है, सवाल वो इस तरह से करते हैं कि आखिर क्या होता होगा, कैसे राजेश जोशी अपनी बढ़िया बढ़िया कविताएं, अपने बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, अपने बढ़िया बढ़िया नाटक लिखते होंगे। लेखक का चित्र किस तरह से स्वयं प्रकाश खींचते हैं, जरा देखिए। स्वयं प्रकाश उत्तर देते हैं अपने ही सवाल का, मेरा ख्याल है वह अपने घर के पिछवाड़े एक तालाब खोद लेता होगा, उसमें एक नाव बनाकर छोड़ देता होगा, उस नाव को खेकर तालाब के बीच तक ले जाता होगा और फिर उसमें बैठा बैठा आराम से लिखता होगा। या हो सकता है कि वह अपनी किसी आसंदी पर बरगद का एक बड़ा सा पेड़ उगा लेता हो और अपना पेन लेकर उसकी किसी डाली पर जा बैठता हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके पास एक बड़ा सा गुब्बारा हो जिसे फुलाकर वह बालकनी से बांधकर आकाश में उठा देता हो, फिर दरी, तकिया और टॉर्च लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता हो और बादलों के बीच टिमटिमाते तारों से घिरा टॉर्च जलाकर लिख लेता हो। हाल ही हंस में प्रकाशित उसकी एक कहानी से यह रहस्य खुला है कि उसके पास एक मंत्र है
जिसकी मदद से वह जब चाहे परिंदों की तरह उड़ सकता है। उड़ सकता है तो कहीं भी जा सकता है, नरसिंहपुर भी जा सकता है। वैसे तो हम सब लिखने के लिए ऐसा ही कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन जो उड़ सकता है वह तो कहीं भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। ऐसे आदमी से फिर क्या ईर्ष्या करना। स्वयं प्रकाश के इन रेखा चित्रों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है गर्मजोशी। स्वयं प्रकाश जिस गर्मजोशी के साथ अपने समकालीनों का वर्णन करते हैं, अपने समकालीनों के संबंध में लिखते हैं, वह सचमुच दुर्लभ चीज़ है। और उस गर्मजोशी की वजह से पाठक इन विधाओं में और ज़्यादा गहरी दिलचस्पी लेते हैं। स्वयं प्रकाश की इस पुस्तक से जिस दूसरे रेखा चित्र का जिक्र करना आवश्यक है वह असगर वजाहत पर लिखा गया है। शीर्षक है ये जुनून इश्क के अंदाज। असगर वजाहत सड़क के उस किनारे जा रहे हों और आप इस किनारे, तो यह आपको किसी जर्मन दार्शनिक जैसे मालूम होंगे। खसखसी दाढ़ी, कुछ छिपती कुछ झांकती प्यारी सी चांद, ढीली ढाली पतलून, बगैर फीते के जूते और हाथ में दो चार किताबें। ध्यान सिर्फ अपने ध्यान पर, न इधर न उधर। पढ़ते समय नाक पर लटका चश्मे का अद्धा बच्चा और कार चलाते समय सामने की सड़क को यूं देखना जैसे ज्योतिषी किसी की हथेली देख रहा हो। लेकिन जर्मन दार्शनिक बोला नहीं कि समझिए आजमगढ़ का एक शरारती बच्चा हुआ। हंसा नहीं कि समझिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय का दिल फेंक मस्त मौला रईस ज़्यादा तालिबे इल्म हुआ। और गले लगा नहीं कि समझिए कमीज उतारकर पाजामे के पांचे मोड़कर चांदनी रात में नदी की रेत पर कबड्डी खेलता आपका कोई लंगोटिया हुआ। जैसे डिबिया में डिबिया। डॉक्टर असगर वजाहत की डिबिया खोलो तो भीतर से असगर वजाहत निकलते हैं, और उसकी फिर डिबिया खोलो तो एक और असगर वजाहत निकलते हैं। इस बेसाख्ता सीधे आदमी का तिलस्म गजब दिल फरेब है। और गो वह न जवान है न कमसिन, न वह कोई यूसुफ न मैं कोई जुलेखा। 20 बार जो कह चुका हूँ दोहराता हूँ कि अगर मैं लड़की होता तो आज भी उसी पर मर मिटता। असगर वजाहत के व्यक्तित्व में एक विंटेज किस्म की पारदर्शिता है। एक ऐसा आदमी जो झूठ बोल ही नहीं सकता, जो फरेब कैसे करते हैं जानता ही नहीं, जिसकी चमड़ी आईने की तरह पारदर्शी है। असल में स्वयं प्रकाश इस रेखा चित्र में केवल असगर वजाहत की आईने की तरह पारदर्शी चमड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह इस विधा की पारदर्शिता का भी सवाल है। एक ऐसी विधा जो अपने लेखकों या ये कहिए कि अपने समय के मनुष्यों के बारे में, अपने समय की प्रकृति के बारे में, अपने समय के जनजीवन के बारे में पारदर्शी बात करती हो, जो सीधा सादा साफ बिना किसी कृत्रिम बनावट का चित्र हमारे सामने रख देती हो, वही रेखा चित्र है। स्वयं प्रकाश की यह पुस्तक इसीलिए मकबूल हुई थी, इसीलिए चर्चित हुई, और बाद में हम जानते हैं कि 2008 के आसपास इसका नया संस्करण, जो कि परिवर्धित संस्करण भी था, आया। उस संस्करण तक आते आते पुस्तक में रेखा चित्रों की संख्या भी बढ़कर 21 हो गई थी। स्वयं प्रकाश की इस पुस्तक के बाद में 2011 में ममता कालिया की एक पुस्तक आई जिसका शीर्षक था कल परसों के बरसों। कल परसों के बरसों ममता कालिया के द्वारा लिखे गए रेखा चित्रों का सुंदर चयन है, सुंदर संकलन है। इस पुस्तक में ममता जी ने खास तौर पर इलाहाबाद में, जहाँ वे बरसों बरस रही, इलाहाबाद में रहने वाले अपने आसपास के उन साहित्यकारों, उन लेखकों, उन कवियों, उन कलमकारों के बारे में लिखा है जो उनके और उनके पति रविंद्र कालिया के संपर्क में आए। शैलेश मटियानी, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, खुद रविंद्र कालिया, सब पर ममता जी ने बारीकी से कलम चलाई है। इसे पढ़ते हुए ममता जी के अपने निजी जीवन के भी अनेक चित्र हमारे सामने आ जाते हैं, चाहे वे अपने पढ़ाई के दिनों के कॉलेज हों या अपने पढ़ाने के दिनों के
बम्बई और इलाहाबाद के कॉलेज। इन 2 पुस्तकों के साथ हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास और उदाहरण के लिए कुछ पुस्तकें आगे भी हमें मिलती हैं। अभी अभी गीताश्री ने कुछ रेखा चित्रों को इकट्ठा कर 2 खंडों में प्रकाशित करवाया है, जो कि संपादित पुस्तक है उनकी, और जिसमें उन्होंने अपने समय की अनेक लेखक लेखिकाओं से रेखा चित्रों को लिखवाया है, संकलित किया है। कहना मैं यही चाहूँगा अंत में कि रेखा चित्र जैसी विधा, जो कि अपने समय और अपने समाज और अपने समय के लोगों के बारे में हमें एक ठीक से चित्र बनाकर उन्हें समझने, देखने, महसूस करने का अवसर देती है, इस ऐसी विधा में पुस्तकों का आना और पुस्तकों का लगातार लिखा जाना आवश्यक है। और हिंदी में महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त से लगाकर ममता कालिया स्वयं प्रकाश तक एक ठीक ठाक सी, एक बहुत अधिक समृद्ध तो नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक संपन्न परंपरा हमें इस विधा में देखने को मिलती है, जिसे निश्चित रूप से आगे की पीढ़ी के लोग और समृद्ध करेंगे।